Good morning, good morning, good morning to all. Good morning, good morning, good morning. कैसे हैं बच्चे लोग? कैसे हैं? कैसे हैं? Very good morning to all. Good morning, good morning. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हमने फ्लूट की पढ़ाई करी क्या? फ्लूट मेरे हिसाब से कल हो गया होगा आपका तैयार। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 करें। अगर समय कम लग रहा है तो एक्सरसाइज 2 को 2 बार बना लें। एक्सरसाइज 2 को 2 बार बना लीजिए और आपका धीरे-धीरे डर हट जाएगा। चलिए, चलिए, चलिए तो आज हम नया स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आशीष गुप्ता। पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रो को टारगेट बनाएंगे। इलेक्ट्रो को टारगेट बनाएंगे। तो अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का एवरेज आता है इलेक्ट्रो में से। पिछले अगर हम 10 साल का एवरेज लेके बात करें तो मोर और लेस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पूजा कुमारी, न्यू ईयर की छुट्टी नहीं है, इलेक्ट्रो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कृपया पूजा कुमारी जी आप इस ओर ध्यान दें, मेरी आवाज ध्यान से सुने पूजा कुमारी जी। ईशा शर्मा, गुड मॉर्निंग। आकांक्षा निगम, रीशु अग्रवाल, संजीवनी, कोमल शर्मा, सौम्या गहलोत, गुड मॉर्निंग। हैंडआउट नहीं मिल रहा है सर मेरे को। क्यों सब बात ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? क्यों हो रहा है सब बात ऐसा आपके साथ? आप हैंडआउट को जरूर डाउनलोड करिए। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर लूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी किसी भी तरह की। चलिए, चलिए, चलिए। हाँ, आज 2 क्लास है इलेक्ट्रो की। पी साई उमा, आपने बिल्कुल सही पहचाना। आपको तो सब पता है, सब पता है। ग्रेसी गुप्ता कह रही है नथिंग इज विजिबल एंड ऑडियोबल ऑडियो। ग्रेसी गुप्ता जी आप प्लीज अपना इंटरनेट सही करें। प्लीज इंटरनेट सही करें। मेरे तरफ से सब ओके है और काफी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच भी रही है। चलो, अब इलेक्ट्रो ऐसा टॉपिक है, 12th के टॉपिक ऐसे हैं जो काफी बच्चों को आते हैं। उसका कारण है 12th बोर्ड। 12th बोर्ड होता है, हम थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करते हैं। कई बच्चों ने एलएन में पढ़ाई करी है, नहीं भी करी है, अपने होम टाउन में पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है, कोचिंग नहीं करी, ट्यूशंस करे हैं, स्कूल लेवल पे पढ़ाई करी है। तो सभी को इलेक्ट्रो ठीक ठाक आता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रो लगभग 1 से 1.5 महीना कोचिंग में ट्यूशंस पे पढ़ाया जाता है। तो आप देखें तो लगभग 1 रजिस्टर भर जाता है। अब 1 रजिस्टर का आप जब रिवाइज करने बैठते हैं तो सबसे पहले आता है कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप 20-25 पेज 2 दिन में रिवाइज करते हैं। आप 2 दिन में रिवाइज करते हैं, आपका मन भर जाता है, आप कॉपी बंद कर देते हैं, नया चैप्टर चालू कर देते हैं। फिर 1 महीने बाद की बात आती है कि अरे सर चलो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं। फिर आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ते हैं, फिर आपका मन भर जाता है। बेसिकली आप उसके आगे भर ही नहीं पाते। आप इलेक्ट्रो में केवल कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तक पहुंच के कॉपी बंद कर देते हैं। तो ये एक थोड़ा-सा एक वो रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, कि इतना बड़ा चैप्टर है सर, मैं हर बार स्टार्ट करती हूँ, फिर वापस थोड़ा-सा पढ़ के फिर बंद कर देती हूँ। इसलिए इसलिए हमने अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे बच्चों के लिए थोड़ा सीक्वेंस चेंज किया है। क्योंकि पिछले 10 साल के क्वेश्चन आते हैं फ्लक्स से, गॉस थ्योरम से, पोटेंशियल एनर्जी से, डाइपोल से, जो सबसे एंड में है। तो हमने क्या किया, थोड़ा-सा सिलेबस, थोड़ा-सा पढ़ाने का स्टाइल वो चेंज करा। अगर आप सेक्शन देखो तो इलेक्ट्रो के जो सेक्शन है, पहला सेक्शन है कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद डाइपोल और कंडक्टर। ये मोटे मोटे 6 सेक्शन में बटा हुआ है। और लगभग हम बात करें नीट की तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो अगर हमने सीक्वेंस से पढ़ा, कूलम फोर्स आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है, ट्राइंगल वाले सवाल आएंगे, स्क्वायर आएगा, हेक्सागन का सेंटर आएगा, ट्राइंगल का कोना आएगा, ट्राइंगल का सेंटर आएगा, फिर इक्विलिब्रियम वाले सवाल आएंगे, कहाँ रखें नेट फोर्स 0 हो जाए। ये सवाल आपको आते हैं, पढ़ाएंगे तो हम भी सही, पर हम चाहते हैं हम थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करके पहले वो बातें पढ़ें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है पिछले 2-3 साल में, जब मैंने अपने इस पैटर्न को चेंज किया तो बड़ा सक्सेसफुल रहा। पहले मैं ये पढ़ाता हूँ ऑर्डर में, ये पढ़ाता हूँ ऑर्डर में, और फिर इसके बाद ये सब टॉपिक ले लेता हूँ। यहां मोस्टली अगर आप देखें, आप खुद देखना, अगर आपने ये 3 टॉपिक मिला दिए तो मोस्टली 60 से 70% क्वेश्चन, 70 मैंने कम बोला, आप 75 तक खींच सकते हो, इन 3 टॉपिक से हैं। और अगर आप मेरी बात नहीं माने, कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सरसाइज 2 का देख लें। खाना खाने के बाद 15-20 मिनट जब रेस्ट करते हैं तो ऐसा जरूर करा करिएगा, जो भी चैप्टर चल रहे हैं इनऑर्गेनिक में, फिजिकल केमिस्ट्री में, बायो में, बॉटनी में, जूलॉजी में, उस चैप्टर की एक्सरसाइज 2 जरूर देखा करें। उससे आपको आइडिया रहता है कि किन एरिया से, किन पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो बच्चों हम पहले चालू करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, यहां ज्यादा मेहनत करेंगे। इससे एक और बेनिफिट है, पता है क्या होता है? जब हम कूलम्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से चालू करते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, तो क्या चैप्टर ही खत्म हो जाता है? तो क्या बच्चों को क्वेश्चन करने का समय कम मिलता है? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम पोटेंशियल पोटेंशियल पहले ही पढ़ लेंगे, जरा सोचो उसके बाद 5-6 लेक्चर और आएंगे, तो आपके पास और समय है, आप इन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस को अच्छे से और तैयार कर सकते हो, और अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो आपको वेटेज वाइज देखना चाहिए कि पहले कौन से टॉपिक पढ़ें। फ्लक्स और गॉस थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे टॉपिक हैं जिनसे लगभग 70% बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हमने सीक्वेंस चेंज किया आज। जनरली कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पहले पढ़ाते हैं, अब हम कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड को ना पढ़कर पहले बच्चों फ्लक्स और गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर टाइप करें यस का वाई टाइप करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो अपन पढ़ाई चालू करते हैं और आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए, ओके ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए, सभी को रटा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। पर ये अधूरी बात है, ये तभी लगता है जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे वर्क डन आपको याद हो, तो वर्क डन होता था एफ डॉट एस, पर एफ डॉट एस एक एक स्पेशल केस है जब फोर्स कांस्टेंट हो। इन द सेम वे, हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं? छोटा सा एरिया वेक्टर लेकर और उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बाद में जाके आपने देखा हो तो हम इसको ऐसे कर देते हैं
ये कहलाती है क्लोज सरफेस। सही बात है क्या? तो ये दो फॉर्मूले मेरे हिसाब से आप सभी को ये ऑलरेडी याद है। अब यहां जो लड़ाई है, यहां जो कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन रहता है एरिया वेक्टर का। वो कंफ्यूजन रहता है एरिया वेक्टर का। उसको आप 5-7 मिनट दूर करिए, तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उनको पहले ही बता दूं, ये स्लाइड नंबर 1 है। अभी पूछना चालू कर देंगे, विच स्लाइड, विच स्लाइड, विच स्लाइड। स्लाइड नंबर 1। तपस्या जगदीश जोशी, दिशा परमार, खुशी योगेश शर्मा, मौला मिनाज मिन्नात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए 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 बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं बात करना चाहता हूं एरिया वेक्टर की। अब आप चैट बॉक्स छोड़ दीजिए और सिर्फ समझिए। जो एरिया वेक्टर होता है ना बच्चों, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है एज अ कन्वेंशन। अब सरफेस दो तरह की होती है, एक होती है ओपन सरफेस और एक होती है क्लोज सरफेस। ओपन और क्लोज। अब क्लोज कौन कौन होती है वो समझो। क्लोज सरफेस होती है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, फिर आपका सिलेंडर, स्फीयर। तो सर मैं ऐसे कैसे याद करूं ज्यादा अच्छा? सरफेस विच एनक्लोजेस वॉल्यूम, विच एनक्लोजेस वॉल्यूम। वॉल्यूम जिसके पास है वो कौन कहलाएगी? क्लोज सरफेस। अगर वॉल्यूम सुनाई दे रहा है तो वॉल्यूम का वी टाइप करिए। सरफेस विच एनक्लोजेस वॉल्यूम इज नोन एज क्लोज सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके पास वॉल्यूम है वो क्लोज सरफेस। और बच्चों क्लोज सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स होता है। किसका? क्लोज का। मैं आपको फील दिलाता हूं कैसे, वो देखिएगा, वो समझिएगा। जैसे ये पानी की बोतल, ये क्लोज है या ओपन सरफेस है? पानी की बोतल एक सिलेंडर है, इसका एक वॉल्यूम है, दिस इज क्लोज सरफेस। अब इसका एरिया वेक्टर समझना 5 बार 10 बार, आराम से समझना, आराम से। ये वाली सरफेस एरिया वेक्टर कहां होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। अगर आपने अंदर कर दिया वो तो सिलेंडर के अंदर हो गया, पानी में हो गया। आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। इसका बताइए, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। इसका एरिया वेक्टर बताइए, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। क्या ये बात क्लियर है क्या? क्लोज सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होगा, हमेशा हमेशा। जैसे मैं क्यूब की बात करूं, आराम से समझो, पूरा समय दो। जैसे मैं बात करता हूं क्यूब की, ये क्यूब, एक एक बात को समझना, क्यूब बहुत काम आता है इसलिए ध्यान से समझना। क्यूब, पहली बात, क्यूब के पास वॉल्यूम है, इसलिए ये एक क्लोज सरफेस है। बोलो इसमें हाँ है क्या? बोलो इसमें हाँ है क्या? बोलो इसमें हाँ है क्या? हाँ बोलो, हाँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने बोला ठीक है, मैंने बोला ओके। ओके, क्यूब का वॉल्यूम है तो क्यूब के पास क्लोज सरफेस। अब देखना, मुझे इस सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स, दैट्स इट। अंदर डालूंगा तो इन द क्यूब हो गया ना, इन द क्यूब हो गया। आउटसाइड द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड्स। आराम से देख लो, किसके लिए? फॉर क्लोज सरफेस, बच्चा पार्टी, फॉर क्लोज सरफेस। अब जरा ध्यान दे, अगर मैं ऊपर छत की बात करता तो एरिया वेक्टर ऐसे होता। अगर मैं नीचे फ्लोर की बात करता तो एरिया वेक्टर ऐसे जाता। अगर मैं बात करता इस वाली दीवार की तो एरिया वेक्टर बाहर जाता। बता, क्यूब ओके है क्या?
क्यूब ओके है क्या? तो क्यूब में एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटवर्ड होता है। ऐसा ही सिलेंडर में, नो टेंशन, ये सिलेंडर, तो सिलेंडर भी एजी सर एक क्लोज सरफेस है। अरे गुप्ता सर, सिलेंडर भी तो एक क्लोज सरफेस है, क्योंकि सिलेंडर के पास भी वॉल्यूम है, तो सिलेंडर भी क्लोज सरफेस हो गई। बोलो सही बात है। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, मुझे चाहिए इसका एरिया वेक्टर, अलग अलग सरफेस। ये वाली जो सर्कुलर सरफेस, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये वाला एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स। ये जो कर्व्ड एरिया, ये पूरा कर्व्ड एरिया, चाहे ऊपर की बात करो चाहे नीचे की बात करो, एक ही है, परपेंडिकुलर सरफेस एंड आउटवर्ड्स। बोलो क्लोज ओके है क्या? बोलो क्लोज ओके है क्या? बोलो क्लोज ओके है क्या? डंडना डंडन है क्या? डंडना डंडन है क्या क्लोज में? सबने बोला ठीक है, चलो वेरी गुड। अब व्हाट अबाउट ओपन सरफेस? अब ओपन सरफेस कौन होती है? जैसे स्क्वायर, डिस्क, सर्कल, रेक्टेंगल, ये ओपन है। अरे सर ओपन कहाँ है सर? लो चारों तरफ से बंद तो है सर। सर सर ओपन कहाँ है सर? सर बंद है ना सर? सर बंद तो है ना सर? सर बंद है ना सर? ओपन का मतलब जिसके पास वॉल्यूम नहीं है। स्क्वायर के पास वॉल्यूम नहीं है। स्क्वायर एक सिर्फ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, केवल इसके पास एरिया है। डिस्क, लेमिना, रेक्टेंगल, डिस्क, ये सब ओपन सरफेस कहलाती हैं। तो फिर इसमें एरिया वेक्टर कहाँ होगा? जैसे जैसे ये एक माउस का जो पैड है, ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, इसके पास केवल क्या है? एरिया। तो फिर इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब मजे की बात, यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे होता, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आउट और इन डिफाइंड ही नहीं होता। आउट इन डिफाइंड कैसे करोगे? मान लो ये है आपकी सरफेस, तो एरिया वेक्टर आप इधर भी ले सकते हो, लेफ्ट भी ले सकते हो, राइट भी ले सकते हो। तो फिर क्या करें? इसमें होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप ध्यान से देखें, जैसे मान लो मेरे पास डिस्क है, तो इसका एरिया वेक्टर ये भी सही है, ये भी सही है। तो फिर आशीष सर कौन सा लूं मैं? देन आंसर इज चूज एनी डायरेक्शन। कोई भी एक डायरेक्शन आप मान लो एंड स्टक टू इट इन होल क्वेश्चन। कोई भी एक आप डायरेक्शन मान लो, फिर उसके साथ क्या रहो? स्टक रहो। ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों ही 100% सही है। क्लोज में तो क्लोज में तो दिक्कत ही नहीं है। क्लोज में तो हमेशा आउटवर्ड। ओपन में आप खुद सोचो ना, जैसे ये ओपन है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा। अब आप यहां भी बोल सकते थे और यहां भी बोल सकते थे, दोनों ही परपेंडिकुलर ना भाई, दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। इसमें इनवर्ड और आउटवर्ड डिफाइंड ही नहीं है। तो फिर क्या करें? देन द तरीका इज चूज एनी डायरेक्शन एंड स्टक टू इट इन होल क्वेश्चन। कोई भी एक डायरेक्शन को मान लीजिए और पूरे क्वेश्चन के साथ उससे चिपक के रहिए, पूरे क्वेश्चन के साथ उससे चिपक के रहिए। बताइए डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? हाँ, एक बच्ची कह रही है सर डायमेंशन गलत है। सही बात है, यहाँ L3 आएगा प्लस का। बताइए 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 बताइए। बढ़ूं क्या आगे? बढ़ जाऊं या रुक जाऊं?
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़ चलो। तो मेरे हिसाब से ओपन और क्लोज सरफेस को एक बार और बता देता हूं। आइए सुन लीजिए। क्लोज सरफेस, a surface which encloses volume is called closed surface. सिलेंडर, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब क्या है? क्लोज सरफेस का एग्जांपल है, क्योंकि इनके पास वॉल्यूम होता है। और क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड्स होता है। क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड्स होता है। बढ़े, चलिए। तो फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला, फाई बराबर ई डॉट ए, एक बार लिख लो। अब इस ई डॉट ए पर 6 क्वेश्चन कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। केवल ई डॉट ए पर ही कितने क्वेश्चन कर लो? 6 क्वेश्चन कर लो तो मजा आ जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन। अब पेन पेंसिल उठा लें। मेरा टारगेट है इलेक्ट्रो में लगभग 80 से 90 क्वेश्चन करने हैं। 80 से 90 क्वेश्चन करने हैं। तो ध्यान से करोगे तो बात बन जाएगी, ध्यान से करोगे तो बात बन जाएगी। सिक्स नहीं आएगा, थोड़ी गलती कर दी आपने। इस सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी ध्यान दो। अब डॉट हम जानते हैं, आई को आई से करो, जे को जे से करो। आई को आई से 2 × 2 प्लस जे को जे से 3 × -1 प्लस के को के से -5 × -1। तो 4 और 5 9, 9 में से 3 गया 6। बताइए, इतना बढ़िया काम करना सीख जाए तो मजा है। भाई काम तो करना ही है, अच्छा काम करें, काटा कूटा नहीं करें, घास नहीं काट, बढ़िया सुंदर काम करें। जब भी लिखें बढ़िया लिखें, ऐसी आदत डालें। रफ फेयर कुछ नहीं होता। हमें तो एक ही बात सिखाई है हमारे पिताजी ने, हमारे पेरेंट्स ने। जब भी लिखो अच्छा लिखो। रफ फेयर क्या होता है? ये फेयर कॉपी है, इसमें साफ साफ लिखेंगे। ये रफ है, इसमें काटा कूटा करेंगे। अरे क्या होता है रफ? जब भी हाथ चलेगा बढ़िया ही लिखो, साफ लिखो। बढ़े आगे। डन डन डन। अगला देखो। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात है, जो डिस्क है वो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में है डिस्क, एक्स वाई प्लेन में रखी गई है। तो सोचो, जो एरिया वेक्टर होगा वो तो प्लेन के
परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा एरिया, जरा सोचिए। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, और डिस्क है आपकी एक्स वाई प्लेन में, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा जेड एक्सिस में। एरिया वेक्टर कहां जाएगा, जेड एक्सिस में। अब जेड एक्सिस में कहां जाएगा, जेड एक्सिस में कहां जाएगा, प्लस के या माइनस के, एरिया वेक्टर होगा जेड एक्सिस में। अब कहां होगा, प्लस के या माइनस के, पाई आर स्क्वायर तो होगा, प्लस के या माइनस के। मजे की बात है दोनों सही हैं, बिकॉज डिस्क इज ओपन सरफेस। अभी क्या छोटी छोटी बातें हैं, किताबों में तो क्या वो एक डायरेक्शन मान के सॉल्व कर देता है, पर बच्चा परेशान होता रहता है, सर यहाँ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी आएगा ना ओपन सरफेस का, वो हमेशा आपसे मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, वो हमेशा मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, क्योंकि उसको खुद को तो पता ही है ना, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया कोई कहीं भी ले सकता है, प्लस के भी ले सकता है, माइनस के भी ले सकता है, तो हमेशा ऑप्शन में वो मैग्नीट्यूड देगा, प्लस माइनस दे ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है कि वो प्लस माइनस दे दे। सही है क्या, बस खत्म। के को कैसे करो, यहाँ आई है, यहाँ तो आई है ही नहीं, यहाँ जे नहीं है, के को कैसे कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर, के डॉट के तो 1 होता है। प्लस का 16 पाई माइनस का 16 पाई दोनों ही सही है, वो मैग्नीट्यूड पूछेगा। प्लस का 16 पाई माइनस का 16 पाई दोनों ही सही है, वो मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछेगा। अब ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोगों ने तो सही कर रहा है, 0 आंसर। पर जब एंथ्यूज वाले बच्चे करते हैं तो सामने तो वो क्या लगाते हैं जल्दबाजी में, फाई बराबर ई ए, एरिया एल स्क्वायर होता है स्क्वायर का, और उसने बोल दिया ओनली लोअर हाफ में ही है, तो भाई 2 कर देते हैं, और जनरली एल स्क्वायर बाय 2 दे देते हैं, जो कि गलत है। अब आप इसको फील करिए, बढ़िया सवाल है। हो क्या रहा है, पहली बात तो देखिए बेसिक से चलिए, स्क्वायर एक ओपन सरफेस है, पहली बात। जो लाइंस हैं वो कहाँ है, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस हैं प्लेन ऑफ द पेपर, इसी प्लेन में है, इसी प्लेन में स्क्वायर के। अब सोचिए इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, एरिया जो वेक्टर है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। हाँ वो कहीं भी ले सकते हैं, वो आप ऊपर जेड एक्सिस में भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन तो यही है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब ई और ए तो ऑलवेज परपेंडिकुलर हो गए, तो फ्लक्स होता है ई ए कॉस थीटा कॉस 90 जी। इनफैक्ट यहां भी नहीं, कभी कभार वो ऐसे दे देता है 45 डिग्री पर, तो बच्चा पक्का पक्का कंफ्यूज होता है, अरे यार मजा आ गया, ई ए कॉस थीटा थीटा 45, अरे गलत है। आप सोचो ना, आप तसल्ली से बना के सोचो तो सही, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन में है, और एरिया वेक्टर वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ई और ए तो परपेंडिकुलर ही होए,
तो फ्लक्स 0 होगा। इस 45 का कोई यूज नहीं है, ये खामखा दे रखा है। आंसर 0 होगा। बहुत बढ़िया सवाल है। एक बार प्लीज रफ कॉपी में बनाते हुए चलें, तो नींद भी नहीं आएगी और कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है, बोलिए वहीं से कि आशीष सर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन में है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेंगे, हमेशा वो परपेंडिकुलर रहेंगे और हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे, तो फ्लक्स हमेशा 0 आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे भी होती हैं, आपका ऐसा डायग्राम होता, इनफैक्ट ये वाला एक बार और समझ लो, ऐसे होती। तो आराम से बताओ, फील्ड लाइन कहाँ है? इस कंप्यूटर के प्लेन में है, ये कंप्यूटर जिसमें मैं लिख रहा हूं। और एरिया वेक्टर कहाँ है? एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर। तो ई और ए तो 90 होगा, इसमें भी आंसर कितना आएगा? डंडना डंडन है क्या? ये देखो वापस आ गया 2010 में, वही कॉन्सेप्ट सेम। आराम से डायग्राम बना के तसल्ली से करो, एक बार आपने समय देके कराना, उसका अलग मजा है। जल्दबाजी में नहीं, जल्दबाजी में नहीं, समय दो कि हाँ पूरा लिखो। इलेक्ट्रिक लाइंस स्क्वायर के प्लेन में है, जबकि एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसलिए फ्लक्स 0 होगा, इसलिए फ्लक्स 0 होगा। बढ़े आगे, चलो। क्लियर? एक बार मैं आपको क्लोज सरफेस का फिर बताता हूं, 3-4 बार सुनोगे तब आपको फील आएगी। जैसे ये क्यूब है, ठीक है, और अब मैं आपसे वो कहता हूं इसका एरिया वेक्टर बताइए। इसकी साइड है ए, इसका एरिया वेक्टर बताइए शेडेड का। क्यूब है, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर के नहीं आएगा, के कैसे आ गया भाई? इसका एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ए डायरेक्शन में कौन है यूनिट वेक्टर? आई कैप है ना, तो इसका एरिया वेक्टर होगा ए स्क्वायर आई, ए स्क्वायर आई। सही है, बढ़े आगे, चलिए। ओह ये तो बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, बोर्ड में भी आता है, एआईपीएमटी में भी आया हुआ है। बहुत बढ़िया सवाल है, आप लोगों ने भी शायद कर रखा होगा। एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है, जिन लोगों ने सिर्फ 12th की पढ़ाई करी है उनको भी कराया जाता है ये सवाल। रिफ्रेशर में है, प्रदीप में है, आपके ट्यूशन पे भी पढ़ाया जाता है। अब इसको बहुत अच्छे से समझ के करिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं आगे ध्यान से। ग्रेसी गुप्ता जी करें नथिंग इज विजिबल एंड ऑडिबल। ग्रेसी गुप्ता जी आपका इंटरनेट पैक खत्म हो गया है, आपका इंटरनेट बहुत खराब चल रहा है ग्रेसी गुप्ता जी, इसको रिचार्ज कराएं अच्छे डेटा पैक से, ज्यादा डेटा पैक वाले से, ठीक है ग्रेसी गुप्ता जी, उसको आप सही करें, आपका इंटरनेट बिल्कुल बिल्कुल खराब है। ठीक है चलिए,
अब आप ध्यान से पहले आप समझना कि हो क्या रहा है। सवाल चैट बॉक्स को छोड़ दीजिए, अब 10 मिनट समझिए। ऐसा एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा। अभी सेकंड पार्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए गॉस थ्योरम चाहिए। गॉस थ्योरम अभी आएगी, इसके लिए अभी गॉस थ्योरम चाहिए। ठीक है, तो पहले बात तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स के अलोंग, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो एक्स के साथ वेरी कर रही है। वेरी कर रही है। आपको दो फेस से पूछी गई, एक ये वाला फेस, एक ये फेस। अब जरा सोचिए, इस फेस के लिए ओरिजिन से कितनी दूरी है, ए। तो अगर मैं इसका नाम दे दूं पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस के लिए जो एक्स है वो कितना होगा, वो होगा एक्स ए। फील करिए, फील करके देखिए। मैं वापस आपको डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम वो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं कोशिश करता हूँ। ये क्यूब है, ये क्यूब रखा गया है सब। अब ये वाली जो फेस है ना ये ए दूरी पर है, देखो। तो इस वाली के लिए जब आप बात करोगे तो एक्स रखोगे ए, जबकि जबकि इस वाली फेस के लिए बात करोगे तो सोच के बताओ, इसका नाम मैं दे देता हूं ए बी सी डी। तो बताइए इसके लिए एक्स कितना रखोगे, ये ए और ये ए साइड है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा। अगर मैं ए बी सी डी के लिए बात करूं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे एक्स की जगह आएगा 2a। हाँ ऑब्वियसली एक्स के अलोंग है, मतलब हमें ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है। इसका मतलब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आई क्या, एक्स के साथ वेरी कर रही है, आगे की तरफ जा रही है। पहले मुझे बताइए क्या ई वेक्टर लिखना आ गया क्या आपको, ई वेक्टर। क्योंकि ई वेक्टर क्या है, वो दोनों फेस के लिए अलग अलग है। अगर आप एक फेस के लिए बात करोगे तो एक्स की वैल्यू ए है, जबकि दूसरे के लिए बात करोगे तो एक्स की वैल्यू 2a है। एक के लिए एक्स ए है जबकि दूसरे के लिए एक्स 2a है। सही है, डन डन डन। ठीक है, अब एरिया वेक्टर वो मैं आपको शायद सिखा ही चुका हूं, काम भी आ जाएगा। चलिए अब अच्छे से करते हैं। ये मैं मान लेता हूं पी क्यू आर एस। अब मैं बात कर रहा हूं पी क्यू आर एस की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको शायद पता चली गई, अल्फा एक्स, एक्स ए है, आई कैप। व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर, ये समझ लें तो मजा आ जाएगा। सिंस क्यूब एक क्लोज सरफेस है, तो आशीष सर क्लोज सरफेस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होगा। आगे एक्स है मतलब आगे आई है तो पीछे माइनस आई, और स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई। बताइए ए वेक्टर ओके है क्या, ए वेक्टर अच्छे से देखें। उमा कहर ई आगे की तरफ है इसलिए हमने आई कैप पे मान लिया। एरिया वेक्टर समझ में आ गया, माइनस आई क्यों आएगा, पीछे की तरफ बस। अब मैं क्या लगा सकता हूं, ई डॉट ए, तो पी क्यू आर एस का आ जाएगा, ई है अल्फा ए की पावर आई डॉट ए स्क्वायर माइनस आई। आई से आई हो जाएगा 1, और माइनस तो रहेगा ही, अल्फा ए की पावर हाफ ए की पावर 2, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, 2 और हाफ मिलके बना देंगे 5/2। अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 5, तो आ जाएगा 5 ए की पावर 5/2। दिस इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द पी क्यू आर एस। देखिए आप एक बार खुद करके देखें, आप एक बार खुद करके देखें, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी, खुद करके देखेंगे तभी मजा आएगा। सही है। अब एक बात और सुने, ये इनकमिंग फ्लक्स है। इनकमिंग क्यों, क्योंकि ये अंदर एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन से अंदर एंटर कर रहा है,
इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव ही आएगा, आप खुद देख लो, हमेशा। किसी भी केस में आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते थे, मान लो ये सिलेंडर होता और इलेक्ट्रिक लाइंस यहां से आ रही हैं, तो इनकमिंग किसके लिए होगा, इनकमिंग, इनकमिंग इस फेस के लिए होगा। इसका एरिया वेक्टर देखें आप, एरिया वेक्टर आएगा बाहर, ई है कहां, अंदर, तो थीटा आएगा 180 और कॉस 180 होता है -1। तो इतनी समझने की जरूरत ही नहीं है। आउटगोइंग देखिए, आउटगोइंग, आउटगोइंग का एरिया वेक्टर इधर आएगा, ई वेक्टर इधर है, थीटा 0 डिग्री आएगा। तो हमेशा कहा जाता है इनवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव वेयर एज आउटवर्ड फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। 5 क्यों आया, ये अल्फा की वैल्यू 5 दे रखी है बच्चों, अल्फा इज 5 गिवन, इसलिए मैंने बेटा अल्फा की वैल्यू 5 रख दी। क्या इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ये बात क्लियर है क्या, इनकमिंग फ्लक्स इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, क्यों, हमेशा आप देखिए ई और ए के बीच में 180 डिग्री आएगा। अब मैं बात करता हूं एबीसीडी की, जिनको कम समझ में आया वो एबीसीडी से समझना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो इसके लिए, अल्फा एक्स, एक्स कितना होगा 2a आई कैप, आगे की तरफ हम मान रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्स में जा रही है आगे की तरफ। बताइए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ओके है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है अलोंग एक्स, और एक्स में वंदना पटेल आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स जा रही है। एरिया वेक्टर, अब इसका प्लीज एरिया वेक्टर बता देना अच्छे से, मैं शेड कर रहा हूं, एरिया वेक्टर बता दीजिएगा इसका। क्यूब का एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ होगा, बाहर कौन है देखिए एक्स, एक्स 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 में क्या होता है आई कैप, तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर और आई कैप। अब आप लगा सकते हैं बिंदास ई डॉट ए। सौम्या चौधरी ओपन सरफेस के लिए इनकमिंग फ्लक्स पूछेगा ही नहीं वो, क्योंकि उसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, तो सौम्या चौधरी वो पूछेगा ही नहीं। क्यों पूछेगा, क्लोज सरफेस के लिए ही वो इनकमिंग और आउटगोइंग शब्द होता है। जब आप परेशान हो रहे हो तो एग्जामिनर भी तो परेशान होगा, क्योंकि ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। बढ़ूं क्या आगे, बढ़ूं क्या आगे, ठीक है, और टोटल जोड़ेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसी तरह का सवाल वापस, सेम सवाल आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, आप थोड़ा थोड़ा करके बता दो। ये पी क्यू आर एस मान लो, तो आप पी क्यू आर एस के लिए मुझे एरिया वेक्टर लिख के दे दो और ई लिख के दे दो, फिर आप घर पे कर लेना। फिर इसी तरह से दूसरी सरफेस ए बी सी डी, दोनों के लिए एरिया वेक्टर और ई लिख के दे दो। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, पर अभी सेकंड पार्ट नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि ये गॉस थ्योरम से सॉल्व होगा। अभी आप ए कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रोफाइल का है जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। फिर भी ई और ए समझ लें, तो जिनको नहीं आएगा उनको इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन है। देखिए इसके लिए x होगा a, इसके लिए होगा एक्स ए, तो ई है आपका 5x स्क्वायर,
तो ई हो जाएगा 5a² i कैप। एरिया वेक्टर जाएगा इसका पीछे, तो एरिया वेक्टर होगा a² - i। देख लीजिए ई और ए। इसके लिए x होगा 2a, तो 5 2a का स्क्वायर i कैप। और एरिया वेक्टर इसका है बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा a² + i। अब आपको E.A यूज करना है, एक बार यहां और एक बार यहां। बताइए कर लेंगे क्या? बताइए कर लेंगे क्या? डंडना डंडन है क्या? चलो अब आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, गॉस थ्योरम। ये हमने 6 क्वेश्चन कर लिए। ये छठा क्वेश्चन था, ये 5वां था, ये चौथा था, ये तीसरा था, ये दूसरा था और ये पहला था। तो हम अभी तक 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। उमा कह ई वाई ई जेड 0 दे रखा है, क्यों है? ये थोड़ी ना क्वेश्चन गिवन है ई वाई और ई जेड 0 है। चलिए अब बात करते हैं गॉस थ्योरम की। सभी ने थोड़ी बहुत सुन रखी है, आइए इसको थोड़ा सा परफेक्ट बना लें, परफेक्ट बना लें। गॉस थ्योरम में क्या कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया सीख लें। जब तक गॉस नहीं आए थे तब तक फ्लक्स निकालने का तरीका था आइदर E.A और इंटीग्रेशन ऑफ E.A। लोग इसी से काम चलाते थे और इसी से सवाल चलते रहते थे, काम होता रहता था। परंतु समय आगे बढ़ा, गॉस आए। गॉस ने कहा कि ये सब बेकार है, आप जो फ्लक्स निकालते हो तरीके लंबे हैं, बढ़िया तरीका क्या है, उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। मतलब जो फ्लक्स है वो केवल और केवल एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। केवल किस पर डिपेंड करता है? एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। अब आप पहला प्रश्न ये आता है, सर सर बाहर वाले पर क्यों नहीं डिपेंड करता? सर 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 बाहर वाले पर क्यों नहीं डिपेंड करता सर? तो ये क्वेश्चन आना एक स्वाभाविक सा क्वेश्चन है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट सुनिए। जैसे ये चार्ज बाहर है तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस पैदा होंगी। अब आप देखना, इस क्लोज सरफेस पर जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही तो लीव करेंगी। यहां देखिए, एक जगह एंटर 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह से एंटर हुई और 8 जगह से ही लीव हो गई। तो इसके कारण जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो 0 हो गया, क्योंकि फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस में उस Q5 के कारण जितनी फ्लक्स एंटर हुआ उतना फ्लक्स लीव हो गया। इसलिए आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता आउट चार्ज का। ये कम से कम आपको 10 बार बोलना चाहिए 2 दिन में। आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं होता। आउटसाइड चार्ज का नो रोल। अगर ये बात समझ में आ रही है तो टाइप करें आउटसाइड का O, नो रोल का N, ON। आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता एजी सर? क्यों नहीं होता गुप्ता सर? क्यों नहीं होता आशीष सर? क्योंकि आउटसाइड चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस उस गॉसियन सरफेस में एंटर करेंगी उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस उस सरफेस से बाहर लीव करेंगी। इसलिए
आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है क्या? आउटसाइड चार्ज का कोई रोल नहीं होता। अलीना इब्रार, क्या ये बात समझ में आई आपको? अलीना इब्रार, बेटा अलीना, ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ठीक है, चलिए, नो कंट्रीब्यूशन। अब आप ध्यान से देखना, बट आउटसाइड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में तो योगदान है, क्योंकि इस चार्ज की यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, यहां भी आएगी, के क्यू बार स्क्वायर, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी। तो आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो थोड़ी ना है, आउटसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, पर आउटसाइड का फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं। साथ ही साथ फ्लक्स गॉसियन सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। एक बार सवाल आ गया, एक चार्ज है स्फीयर आर में अंदर, और फिर आपने उस रेडियस को बढ़ा के 2r कर दिया, चार्ज वही रखा। अब बताइए फ्लक्स में क्या चेंज हुआ? बताइए फ्लक्स में क्या चेंज हुआ? पहले रेडियस थी r और बाद में रेडियस कर दी 2r। अब आप खुद सोचो, गॉस क्या कहता है? गॉस कहता है मुझे तो एनक्लोज चार्ज से मतलब है। पहले भी एनक्लोज चार्ज, पहले भी एनक्लोज चार्ज क्यू था, बाद में भी क्यू है, इसलिए फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो याद रखिए, फ्लक्स गॉसियन सरफेस की शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल डिपेंड करता है एनक्लोज चार्ज पर, एनक्लोज चार्ज पर। आउटसाइड चार्ज का फ्लक्स में कोई रोल नहीं होता। आउटसाइड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में तो रोल होता है, पर फ्लक्स कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है क्या? साथ ही साथ एक बार ऐसा आ गया, एक बार ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक गॉसियन सरफेस के अंदर उसने डाइपोल रख दिया। अब आपसे पूछा फ्लक्स बताओ, डाइपोल रख दिया, डाइपोल, फ्लक्स बताओ, फ्लक्स बताओ, डाइपोल रख दिया, तो ऑब्वियसली फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। तो क्यू एनक्लोज जीरो, हैंस फ्लक्स भी जीरो होगा, हैंस फ्लक्स भी जीरो होगा। मजे की बात है, गॉस लॉ और कूलम्स लॉ एक दूसरे से कनेक्टेड है। गॉस लॉ तभी हो सकती है जब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता हो, तभी ये डिराइव हुई है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन सा होता है याद करिए, एफ बराबर के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, वहीं से जुड़ी हुई है। इसका मतलब गॉस लॉ तभी लगेगी जब इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। एक बार एआई ट्रिपल में सवाल आ गया कि गॉस लॉ क्या ग्रेविटेशन में भी लगाई जा सकती है? बच्चे परेशान हो गए, गॉस लॉ ग्रेविटेशन में? गॉस तो इलेक्ट्रॉन पढ़ाई थी मास्टर ने। अरे गॉस लॉ हर जगह लगाई जा सकती है जहां इनवर्स स्क्वायर लॉ हो। ग्रेविटेशन भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, दैट्स व्हाई गॉस लॉ इन ग्रेविटेशन बनाई जा सकती है। गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी लगती है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में दो पोल्स के बीच का जो फॉर्मूला होता है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। बोलो डन है क्या? बोलो डन है क्या? बोलो डन है क्या? ये सारे पॉइंट मैंने आप समझा दिए, आप एक बार पढ़ लो। इंडिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज, डिपेंड नहीं करता। गॉस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑल चार्ज कारण होती है, पर फ्लक्स एनक्लोज के कारण होता है। आउटसाइड चार्जेस का फ्लक्स कंट्रीब्यूशन में कोई रोल नहीं
होता। बोलिए, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। डन डना डन डन। करिए। सही, रिमेन सेम, बहुत बढ़िया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अरे बहुत आसान सवाल आते हैं, बहुत बहुत आसान। आप करोगे ना, 7-8 दिन आप इलेक्ट्रो पढ़ लो, तो आप कहोगे अरे सर मैं तो इलेक्ट्रो की सब कर लूंगी सर। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बढ़िया। प्लस एक माइनस, तो नेट एनक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा। फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस फ्लक्स भी 0 आएगा। क्लियर है क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी? ग्रेसी गुप्ता जी, आपका नेट बड़ा गड़बड़ है, आप प्लीज अपना नेट सही करा लें। आप ऐसा बार बार नहीं लिखें, नथिंग इज ऑडिबल नॉट विजिबल। ग्रेसी गुप्ता जी। एक बार मैंने रिफ्रेश कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर दिया। ओके, बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अगला देखिए, ये एक एआईपीएमटी का बहुत अच्छा सवाल है, आप इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, फिर मैं सॉल्व करके देखता हूं। अब पता है आगे क्या होगा, अब आएंगे वो क्यूब वाले सवाल। याद करो, क्यूब वाले सवाल आपने बहुत तरीके से किए थे, क्यूब वाले सवाल को फिर समझाऊंगा तो और आपको मजा आ जाएगा। क्यूब वाले सवाल। चलिए देखें, अब इसको आप समझना। वो कह रहा है एक सिलेंडर है, इसके अंदर चार्ज क्यों रखा है। तो आप ये तो कह सकते हो पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे सिलेंडर में है क्यू। ये फ्लक्स किससे आया, ये फ्लक्स किससे आया, ये आया पूरे के पूरे सिलेंडर से, पूरे के पूरे सिलेंडर से। अब आप ऐसा बोल सकते हो सर इस सिलेंडर के अंदर 3 पार्ट हैं, 2 तो सर्कुलर और एक कर्व। तो 2 तो सर्कुलर, तो 5 सर्कुलर
प्लस एक कर्व्ड, इन तीनों से तो मिलके टोटल होगा। आपको देखो ना, लाइंस ऐसे निकलेंगी। कर्व्ड, ये पूरी कर्व्ड है। आप बोलो एक ऊपर कर्व्ड एक नीचे कर्व्ड, ऐसा नहीं होता। वो पूरी एक कर्व्ड है, वो पूरी एक कर्व्ड है, पूरी एक कर्व्ड है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, उसने बोला फाई इज द फ्लक्स कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस से जो फ्लक्स है उसको क्या बोल दिया, फाई। तो इस फाई कर्व्ड की जगह फाई लिख दो, ये गिवन है। सर्कुलर का उसने पूछा है, तो 2 फाई सर्कुलर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। तो फाई सर्कुलर कितना आ जाएगा, 1/2। सही है, डन है। अब आते हैं अपने मोस्ट फेमस, जिसमें आप खूब परेशान होते थे, फिर धीरे धीरे समझ में आते थे, स्क्वायर वाले सवाल। इसको तसल्ली से समझिएगा, अभी समझाता हूं, फिर शाम वाले क्लास में आज फिर मिलेंगे। आज 2 बार मिलेंगे हम लोग, 2 बार मिलेंगे, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा। सही है, तो बहुत तसल्ली से समझिए। कुछ कुछ आपको आता भी है, काफी कुछ आपको आता है, थोड़ा बहुत जहां आपके कॉन्सेप्ट मिसिंग है वो मैं सही करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अब आराम से आप समझिएगा। पहला टारगेट होता है सरफेस क्लोज होनी चाहिए, चार्ज चारों तरफ से ढका हुआ होना चाहिए। जैसे आपने सेंटर पे रखा है, तो क्यूब है, तो क्यूब एक क्लोज सरफेस है। चार्ज के रेस्पेक्ट में क्यूब क्लोज सरफेस है और चार्ज चारों तरफ से ढका हुआ है। तो इस पूरे क्यूब के लिए आप बिंदास गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि गॉस थ्योरम लगती है क्लोज सरफेस में। तो पूरे क्यूब के लिए, तो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे क्यूब में एनक्लोज चार्ज क्यू है, तो इस पूरे क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन होगा। दिस इज द फ्लक्स एसोसिएट विथ पूरे क्यूब से। और अगर आप फील करना चाहो तो ऐसा होगा, ये लाइंस ऐसे निकल रही हैं, ये लाइंस ऐसे निकल रही हैं। तो मेरे हिसाब से पूरे क्यूब में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। अब बात करते हैं शेडेड एक फेस से। तो अब आपको देखना पड़ेगा, एक क्यूब में 6 स्क्वायर फेस होती हैं, 6 स्क्वायर। चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, मतलब मेरी सारी फेस सिमेट्रिकल हैं, सारी फेस सिमेट्रिकल हैं। एक पिताजी के 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे बढ़िया पढ़ने में होशियार, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, संस्कारी है। तो अपना पिता चारों बच्चों को अपना धन बराबर बराबर 4 भागों में बांटेगा, क्योंकि चारों बच्चे सिमेट्रिकल हैं, चारों बच्चों में कोई गंदी आदत नहीं है। तो बताइए, अब ये जो फ्लक्स है वो 6 बराबर हिस्सों में बटेगा। तो एक हिस्से में, एक स्क्वायर फेस में कितना आएगा, 1/6। टोटल पैसा 6 बराबर भागों में बट जाएगा, टोटल पैसा 6 बराबर भागों में बट जाएगा। बताइए, क्या ये बात ओके है क्या, क्या ये बात ओके है क्या? ये सबसे फेमस सवाल है और ये 2 बार नीट में भी आया हुआ है, 2 बार नीट में भी आया हुआ है। टोटल फ्लक्स क्यूब से ये है किसी एक हिस्से से कितना फ्लक्स पास होगा। हमेशा चार्ज चारों तरफ से बंद होना चाहिए, चार्ज चारों तरफ से एनक्लोज होना चाहिए। अगर एनक्लोज नहीं है तो आपकी पहली ड्यूटी है कि उसको एनक्लोज करें। जैसे इसमें अब ये रखा हुआ है फेस सेंटर पर, सेंटर पे नहीं है, फेस के सेंटर पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पहला टारगेट है सरफेस को क्लोज करो और चार्ज को चारों तरफ से ढको। तो आप कहोगे सर मैं यहां पर एक क्यूब
और इमेजिन कर लेती हूँ, एक क्यूब और इमेजिन कर लेती हूँ, जिससे मेरा काम हो जाए। अब ये चार्ज चारों तरफ से बढ़िया ढक चुका है। अब जब आप गॉस लगाओगे तो गॉस एक क्यूब के लिए नहीं, गॉस लगेगी दोनों क्यूब के लिए एक साथ। दोनों क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, दोनों क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों के लिए क्यू एनक्लोज वो कितना है, Q। तो Q अपॉन एप्सिलॉन, पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। ये तो दोनों क्यूब से आया है। आपसे पूछा गया एक क्यूब से बताओ, तो एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स, एक क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स वो होगा 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम लगाने के लिए पहले सरफेस का चार्ज का चारों तरफ से ढका हुआ जाना होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते। तो पहले उसको चारों तरफ से क्लोज करिए। उमी भूसरा 1/2 कैसे हुआ बेटा? उमी उमी वो जो फ्लक्स आया है वो दोनों सरफेस से आया है, दोनों क्यूब से आया है। तो दोनों क्यूब से था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा 1/2। उमी भूसरा वो दोनों क्यूब से आया है, तो एक क्यूब से कितना आएगा 1/2। उमी भूसरा, आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया है। अभी आप अगला देखेंगे तो और मजा आ जाएगा। अब जैसे यहां है तो पता है क्या होगा, एक क्यूब तो आप यहां मानोगे, एक क्यूब तो आप यहां मानोगे, एक क्यूब इसके ऊपर मानोगे, एक क्यूब इसके ऊपर मानोगे। तब जाके ये चारों तरफ से बंद होगा, तब जाके चारों तरफ से बंद होगा। अब बताइए, जो गॉस लगेगी वो एक क्यूब नहीं लगेगी, गॉस लगेगी चारों क्यूब के लिए। चारों क्यूब से जो कुल फ्लक्स, जो नेट फ्लक्स पास होगा वो होगा Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पास होगा चारों क्यूब से। पर हमें तो केवल एक क्यूब में पूछा है, केवल एक क्यूब में पूछा है, केवल एक क्यूब में पूछा है। चार से है ये, तो एक क्यूब में कितना आएगा 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ टोटल। डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या? एक बार और सुन लेंगे ना, आप मेरे से एक बार और सुन लोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं होगी, मजा ही आ जाएगा। अब देखिए, अब ये कॉर्नर पर है, अब शायद आप फील कर पा रहे हो, कॉर्नर पर है तो इसको ढकने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहां है, आप सोचो ना, एक तो आप पहले यहां रखोगे, है ना, एक इसके पीछे रखोगे, एक इसके पीछे रखोगे, फिर एक इसके ऊपर रखोगे, एक इसके ऊपर रखोगे, एक इसके ऊपर रखोगे, तब जाके ये चारों तरफ से ढकेगा। महसूस करिए, टेबल का कोना, एक टेबल का कॉर्नर है तो एक पास में टेबल, एक उसके पास में, एक उसपे, तो नीचे हो गई चार और उसके ऊपर चार, तो नीचे चार होंगे ऊपर चार, तो टोटल 8 क्यूब होंगे, तब जाके ये ढकेगा। तो सोचिए, गॉस लगेगी आठों से, तो 8 क्यूब के हिस्से में आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे एक क्यूब के हिस्से में कितना आएगा, ये वाला जो क्यूब है इसके हिस्से में कितना आएगा 1/8, एक क्यूब के।
कॉर्नर पे रखा है, चार्ज कहाँ है, कॉर्नर पे रखा है, चार्ज है कॉर्नर पर, एक क्यूब के हिस्से में आया। ये पार्ट तो फिर अच्छा है, ये तो फिर आसान है, मजा तो इसमें है। अब इस पूरे क्यूब में आ गया साहब Q/8, इस पूरे क्यूब में आ गया Q/8। अब बच्चा क्या सोचता है, क्यूब में 6 फेस हैं, तो एक फेस के हिस्से में आएगा 1/6 ऑफ Q/8, दैट इज Q/48, जो कि गलत है। ये सही है, पूरे क्यूब में एक क्यूब में 6 फेस है, ये भी सही है, पर यहां गलती है। अब वो 6 बराबर भागों में नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा, वो दिमाग का खेल है, 2 बार 3 बार 5 बार सुनोगे तब समझ में आएगा। अब सुनना, ये देखो, ये है वो कोना कमरे का, कहां चार्ज रखा गया है वो देख लो। चार्ज कहां है, चार्ज है एकदम कोने पर, चार्ज एकदम कोने पर है। वो कमरा आप देख सकते हैं, ये कमरे का कोना है। अब जो लाइंस निकलेंगी वो आप ध्यान से सुनिएगा। लाइंस 3 सरफेस से चिपक के चलेंगी। जरा सोचिए, उस चार्ज से लाइंस पैदा हो रही हैं, 3 सरफेस से लाइन चिपक के चलेगी। कौन कौन सी सरफेस, ये सरफेस और ऊपर वाली सरफेस। चार्ज कोने में रखा हुआ है, जब वो लाइंस पैदा करेगा तो इस फेस में लाइंस इसी में तो प्लेन में होंगी, पूरी इलेक्ट्रिक लाइंस इसी प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है। जबकि एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। महसूस करिए, 3 फेसों से फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस इसी प्लेन में है। वापिस से स्टेप नंबर 1, चार्ज कहां है, कोने पर। स्टेप नंबर 1, चार्ज कहां है, कोने पर। वो कोना दिख रहा है एकदम ऊपर वाला, वो कोना जहां 3 दीवारें मिल रही हैं, 1 2 और छत, 3 दीवारें मिल रही हैं, 3 दीवारें मिल रही हैं। अब चार्ज कोने पर है। अब चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस पैदा हो रही हैं। वो इलेक्ट्रिक लाइंस जो पैदा हो रही हैं वो 3 सरफेस से चिपक के चल रही हैं। कौन सी 3 सरफेस, वो देखिए, इससे, इससे और छत से। इलेक्ट्रिक लाइंस इसके प्लेन में है, जो हमने वो 2 AIPMT के सवाल करे थे जिनका आंसर 0 आया था, याद करिए। इलेक्ट्रिक लाइंस प्लेन में है, इलेक्ट्रिक लाइंस प्लेन में है, इलेक्ट्रिक लाइंस प्लेन में है। तो 3 सरफेस के तो प्लेन में है, तो इन 3 सरफेस से तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, इन 3 सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा। पिताजी के पास रुपए थे, पर 6 बच्चे थे, पर 6 में से 3 बच्चे नालायक निकले, उन नालायक को पैसा मिलेगा ही नहीं, 3 फेस से फ्लक्स 0 होगा। बताऊं कौन कौन सी 3, मैं कोशिश करता हूं हाईलाइट करने की, कौन सी 3 फेस है जिनसे फ्लक्स 0 है। देखिए, एक छत, एक पीछे वाली दीवार और एक ये वाली दीवार, 3 दीवारों से 3 से फ्लक्स 0 होगा। इससे तो होगा, इससे होगा और टॉप से होगा, तो ये अब 3 पार्ट में बटेगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिन लग रहा हो, पर आप समझें, 3 से फ्लक्स 0 होगा, तो अब डिवाइड होगा केवल 3 में, अब डिवाइड होगा केवल 3 में। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? मैं आपको फिर से कोशिश करता हूं, आप इस सवाल को मत देखिएगा, वही पुराना देखिएगा, ये शाम को देख लेंगे। फिर से देखिए, ये चार्ज है, ठीक है, ये यहां रखा। अब इससे लाइंस पैदा हो रही हैं, देखिए ये लाइंस पैदा हो रही हैं इससे। आप महसूस करें, ये जो लाइंस हैं वो 3 सरफेस के तो प्लेन में हैं। कौन सी प्लेन में, जरा सोच के देखिए, कौन कौन सी 3, डार्क करके बताऊं आपको, डार्क करके बताऊं, एक ये छत, एक ये साइड वाली दीवार और एक पीछे वाली दीवार। और आपको फील करा दूं, वो फील करा दूं, तो आप देख लीजिए कौन सी 3 दीवारें। ये देखिए, टक टक, ये देखिए, चार्ज है कोने में,
ये जो तीन दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, तीनों चिपकी हुई दीवारें, इन तीनों से फ्लक्स जीरो होगा। इन तीनों से फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस इसी प्लेन में है। इलेक्ट्रिक लाइंस इसी प्लेन में है। तो 3 से 0, तो जो अब Q/8 होगा, इस पूरे क्यूब के हिस्से में जो आया था Q/8, अब इसके केवल 3 पार्ट होंगे, क्योंकि 3 सरफेस के इलेक्ट्रिक लाइंस प्लेन में है, तो इससे तो फ्लक्स 0 हो गया, तो 3 के पार्ट होंगे। क्या बात बनी क्या? बताइए, चैट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कैसी फील आई। चैट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? मैं फिर समझा दूंगा शाम को, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना। कौन से 3 से 0 है, कौन से नहीं है, वो आप एक डायग्राम से समझ लो। कौन से 3 से 0 है और कौन से नहीं है, वो आप एक डायग्राम से समझ लो, तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए एक बार और देख लें। ये देखिए, मस्त। अब आप देखें, इन 6 का नाम दे देता हूं मैं। ये छत 1, जो बैक है 2, ये बैक, ये जो आगे दिख रही है आगे वाली, या चलो छत, बैक और साइड वॉल, इन 3 से 0 है। और अगर आपको ये 3 दीवारें देखनी है रियल में, तो ये आपको ये कैमरा दिखाएगा, ये कैमरा दिखाएगा। 3 दीवारें देख लो, 3 दीवारें मैंने मार्क कर दी, 3 दीवारें वहां दिखा दी। सही है। अब बता सकते हैं आप मस्ती से कि हाँ आशीष सर, क्या होगा। इन 3 से ये लाइंस जो पास हो रही हैं, इन 3 सरफेस से 1 2 3, इन सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा वो 0 होगा। कारण क्या है? फाई होता है E.A, एरिया 90 डिग्री पर है, फ्लक्स 0 होगा। किससे? फ्रॉम 1 2 3। शायद आपको अब और फील आ रही होगी बड़े क्यूब से। इन 3 से 0 होगा। रिमेनिंग शेप से एंगल डिफरेंट है अनमोल शिल्पी जी, वो इंटीग्रेशन से वही आंसर देगा, क्योंकि फिर वो 3 सिमेट्रिकल है ना, तीनों बराबर बराबर है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सही है क्या? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे। और कल नहीं, कल नहीं, ये मैंने क्या बोल दिया, शाम को ही आज तो फिर मिलेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है, हमारे बच्चों से 2 बार मिलना होगा, शाम को ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।